वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु न्यूटन। आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ में आया हूं और ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बनाई गई है। अब फिज़िक्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो वैसे तो सारे ही टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है जिसका यूज़ आप फिज़िक्स की किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जनरली करते ही करते हैं। तो टॉपिक है हम लोगों का वेक्टर्स, और वेक्टर्स में भी स्पेसिफिक हम आ जाते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इट मीन्स दैट कि हमें क्या करना है, वेक्टर्स को ऐड करना है। तो आप लोग ये कहेंगे कि वेक्टर तो हम लोग ऐड कर लेते हैं, हेड टू टेल मेथड से भी करना जानते हैं, और हम ट्राइंगल लॉ भी इसमें यूज़ कर लेते हैं। ट्राइंगल लॉ आपको पता है, बहुत सिंपल सा लॉ था कि अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर आप किन्हीं तीन साइड्स, ट्राइंगल्स की तीन साइड्स हैं सपोज, और इन तीन साइड्स को आप क्या करते हैं, एक ऑर्डर में ले लेते हैं। ऑर्डर का मतलब हो जाता है कि इट इज़ ए बी एंड सी। तो आप ये देखते हैं कि ये तीन वेक्टर्स हो जाते हैं। दीज थ्री वेक्टर्स आर ए बी वेक्टर, मूवमेंट ऑफ ए टू बी, फिर आपका बी सी वैक्टर आ जाता है, बी सी वैक्टर, एंड इट इज सी ए वैक्टर। तो अगर आप यहाँ पर इस लॉ के अकॉर्डिंगली देखते थे तो हम ये कहते थे कि अगर हम अपना डिस्प्लेसमेंट अज्यूम करके चलें कि ए से बी तक हम डिस्प्लेस हुए, बी से सी तक और सी से ए तक, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो इसी लॉ को हम जनरली, हमने इसी चीज़ को एक लॉ में कन्वर्ट कर दिया कि भाई अगर हमारी कोई भी तीन साइड्स जो एक ट्राइंगल के अंदर हैं, एक ऑर्डर में जिनको लिया गया है, और अगर वो तीन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन तीनों वेक्टर्स का, तीन वेक्टर्स कौन कौन से हो गए, ए बी, बी सी एंड सी ए, इनका वेक्टर सम क्या हो जाता है, वेक्टर सम इज जीरो, ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। ये हमारा ट्राइंगल लॉ कहता था। ट्राइंगल लॉ में इसको हमने और मॉडिफाई किया और इजी में, क्योंकि ये तो हम लौट कर वहीं आ रहे हैं, तो हमारा रिजल्टेंट जीरो बता रहा है। अब अगर हम ये कह दें कि अगर हम दो साइड्स को एक ऑर्डर में ले लें, जैसे आपने दिखाया ए एंड बी, और इसके बाद दूसरी साइड को भी हमने एक ऑर्डर में ले लिया, दैट इज बी एंड सी, और थर्ड का ऑर्डर आप रिवर्स कर दीजिए, दैट इज वेक्टर ए सी। तो अगर इसी चीज में आप कहेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी। अब सी ए को आप लोग लिख सकते हैं, इट इज जस्ट अपोजिट टू ए सी। आप देखिए कि अगर आप ए से सी मूव कर रहे हैं या फिर आप सी से ए मूव कर रहे हैं, तो आपका जो भी डिस्प्लेसमेंट है मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। तो आप मूवमेंट अपना देख रहे हैं ए टू सी, तो हमें रिजल्टेंट भी क्या मिल गया, ए टू सी। तो इस थर्ड वेक्टर ए सी को आप क्या कहेंगे, ए सी इज रिजल्टेंट। किस चीज का रिजल्टेंट है, ऑफ ए बी एंड बी सी। अब आप कहते हैं कि भाई अगर हम यहां पर देखें कि रिजल्टेंट तो हमें पता चल गया, तो फिर पैरेललोग्राम लॉ की हमें जरूरत क्यों पड़ी, हम एडिशन तो इसी से कर पा रहे हैं। तो इसमें एक चीज में प्रॉब्लम आ जाता है कि इसमें ये तो पता चल गया है एक ट्राइंगल में कि रिजल्टेंट कौन सा है, लेकिन इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है। मतलब अगर हम इसको R से रिप्रेजेंट करें तो हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ R। सेकंड थिंग, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ R। अब अगर आप डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम यूनिट वेक्टर से भी दिखाते हैं और वैसे भी दिखाते हैं, और इनके वेक्टर्स के बारे में मैंने अपनी एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर का एक अलग वीडियो है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का, ट्राइंगल लॉ का एक अलग वीडियो है। तो आपको अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और मैं समझता हूं कि उनसे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो एनीवे हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि हमें डायरेक्शन का भी कुछ पता नहीं है।
अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब एडिशन होता है तो एक चीज का आपको ध्यान रखना होता है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी होता है वो हमेशा ऐसी क्वांटिटीज में होता है जिनका नेचर सेम होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक क्वांटिटी जिसका नेचर कुछ अलग है, जैसे आप कहें फोर्स, और हम उसमें ऐड कर दें वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में वेलोसिटी को आप देखेंगे वेक्टर सम में, फोर्स में आप फोर्स को देखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चों को जनरली कन्फ्यूजन होता है कि एडिशन है तो कोई भी दो वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ उन वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं जिनका नेचर सेम होता है। तो अगर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को देखते हैं तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि ये हमसे स्टेट क्या करता है, व्हाट इट सेज। तो इसको डायग्राम की हेल्प से भी समझ लेते हैं और इसका जो डिस्क्रिप्शन है आप उसके अकॉर्डिंगली भी समझ लेते हैं। सपोज आपसे कहा गया कि इफ देयर इज अ पैरेललोग्राम, एंड पैरेललोग्राम में क्या है, आपके साथ में अगर आप देखते हैं तो साइड्स होंगी। कितनी साइड्स होंगी, 4 साइड्स आर देयर इन अ पैरेललोग्राम। अब आपसे ये कहा जाए कि एनी 2 एडजेसेंट साइड्स, जैसे मैंने यहाँ पर शो कर लिया PQRS, तो एडजेसेंट साइड्स क्या हो जाती हैं, एडजेसेंट साइड्स हो गई आपकी PS एंड PQ, या फिर एडजेसेंट साइड को आप कह सकते हैं PQ एंड QR, या आप कह सकते हैं SR एंड QR। तो इन सभी के लिए आप क्या बोलेंगे, कोई भी दो साइड्स जो साथ साथ हैं उनको हमने कहा एडजेसेंट साइड्स। तो आप यहां पर कहेंगे कि इफ इन अ पैरेललोग्राम 2 एडजेसेंट साइड्स represents 2 vectors, then diagonal of the parallelogram will be the resultant। अब डायगोनल हमारा क्या माना जाएगा इस कंडीशन में, रिजल्टेंट। अब यहां पर आप देखते हैं, अगर आप यहां पर देखें तो 2 डायगोनल्स आ जाते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो नेचुरली 2 डायगोनल्स होंगे। एक डायगोनल हो जाता है आपका PR, विच डायगोनल, PR, इट इज योर डायगोनल 1। अब दूसरा डायगोनल आ जाता है आपका QS। अब ये भी एक डायगोनल है, QS is your another diagonal, it is diagonal 1 and it is diagonal 2। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर ये दोनों ही रिजल्टेंट हैं तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 2 क्वांटिटीज को हम ऐड करें और 2 क्वांटिटीज क्या हो जाएं, रिजल्टेंट अलग अलग शो करें, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो चलिए इसको दूसरी तरह से समझते हैं कि ये दो डायगोनल्स हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम डेफिनेशन की हेल्प से देखेंगे तो ये दोनों ही रिजल्टेंट हैं। अब किस तरह से इनको हमने रिजल्टेंट कहा, हम इसको समझते हैं, आइए आगे देखते हैं। अब इसी डायग्राम को मैं एक बार क्लियरली यहाँ पर आपको फिर से बताने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा एक पैरेललोग्राम हम कह सकते हैं, और यहाँ हम बोल सकते हैं कि भाई दीज 2 आर द वेक्टर्स। कौन से 2 वेक्टर्स हैं, अगर हम ये मान लें कि एक वेक्टर ये हमारा A है और दूसरा वेक्टर मैं इसी डायरेक्शन में ले रहा हूँ, ये वेक्टर B है। अब इनके बीच का एंगल यहाँ पर शो किया जा रहा है, इट इज थीटा। तो आप देखिए A आपने ये वेक्टर लिया और B आपने ये वेक्टर लिया, इनके बीच का एंगल दैट इज थीटा। अगर आप यहां देखें ये वेक्टर A है एज इट इज, और जैसे आपको मालूम है हिटल मेथड से हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं।
तो हम वेक्टर को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि हमारा इसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, मैग्नीट्यूड इन द सेंस लेंथ, और इसकी डायरेक्शन चेंज ना हो। तो पैरेललोग्राम में अगर आप देखेंगे ना ही तो डायरेक्शन चेंज हुआ, ना ही इसकी लेंथ चेंज हुआ। तो इस सिचुएशन में आप ए वेक्टर को भी यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। मैं इस पैरेललोग्राम को नेम कर देता हूँ, इट इज पी क्यू आर एंड एस। तो आप देख लीजिए कोई भी दो साइड्स हैं वो आपको क्या बता रही हैं? वो आपको बता रही हैं दो वेक्टर्स। अब आप एंगल वाइज भी इसको समझना चाहते हैं कि सर क्या दोनों के बीच में एंगल सेम रहा? जी हाँ, एंगल भी अगर आप देखते हैं तो अगर इस वेक्टर को आप इस डायरेक्शन में दिखाइए और ये वेक्टर आप इस डायरेक्शन में दिखाइए तो एंगल रिमेन सेम, एंगल इज सेम। अगर आप इस वेक्टर को दिखाना चाहते हैं देन ऑल्सो द एंगल इज सेम। तो यहां हम एक चीज को देख रहे हैं कि एंगल में कोई बदलाव नहीं हुआ। और एक चीज और यहां पर नोटिस करते हैं कि ये जो हमारा रिजल्टेंट आ रहा है दैट इज योर पी आर। तो आप अगर ट्राइंगल लॉ लगाएंगे तो इट इज ए एंड इट इज बी, देन दिस इज योर आर। अगर आप देखते हैं पी क्यू एंड आर, तो ये आपका रिजल्टेंट हो जाते हैं ए एंड बी। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए। मैं समझता हूं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। कभी कभी क्या होता है, जल्दी में हम कुछ कंटेंट को स्किप कर देते हैं और जिसकी वजह से फिर वो डाउट्स हमारे साथ में रह जाते हैं। और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और मैं बहुत ही ईजी मेथड से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो ये कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं फिर दोबारा से। अब हम ये देखते हैं कि ये बी वेक्टर था और ये हमने ए लगाया हुआ है। साइड्स को देखते चलिए, इट इज योर पी, इट इज एस एंड इट इज आर। अगेन आप क्या देखते हैं? अगेन दिस इज योर रिजल्टेंट। तो आप देखिए यहाँ पी आर की डायरेक्शन ये वाली ट्राइंगल में पी क्यू आर में, और यहाँ भी डायरेक्शन ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि दिस इज द डायगोनल। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि a प्लस बी का रिजल्टेंट आर आया था और b प्लस ए का भी रिजल्टेंट आर ही आया। मीन्स वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव से मतलब होता है कि हम अगर ऑर्डर को चेंज कर दें एडिशन में तो रिजल्ट पर कोई फर्क ना पड़े। तो आइए अब समझते हैं कि हम किस तरह से पैरेललोग्राम लॉ में हम क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो पहले हम सिर्फ पी आर डायगोनल के बारे में बात करेंगे कि पी आर डायगोनल हमें क्या बताता है, और उसके बाद में हम क्यू एस डायगोनल पे बात करेंगे क्यू एस डायगोनल हमें क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम यहां देखें इस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम में जिसमें हमने ये शो किया हुआ था कि दीज टू साइड्स इट इज योर पी क्यू आर एंड एस, ये हमें दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज शोन आई एम हियर। हमने इस जगह ये हमारा डायग्राम, ये हमारे टू वेक्टर्स हैं। तो ये इसको हमें डायग्राम में यूज करना है, इन दो वेक्टर्स को किस तरह से यूज करना है कि हम ये देखते हैं कि इनका हम रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करें कि ये दो एडजेसेंट साइड्स, दो हमें क्या बताएं, वेक्टर्स। तो यहां अगर आप देखेंगे एंगल आपने कहां से लिया हुआ था, दिस एंगल इज थीटा। अब ये आपका रिजल्टेंट आया, ये आप समझ चुके होंगे। ट्राइंगल लॉ से भी दिखाइए तो भी यही रिजल्टेंट आता है, और पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली भी यही हमारा रिजल्टेंट होता है। तो ये रिजल्टेंट पी आर जो है अगर हम सिंबॉलिकली शो करेंगे तो पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू आर। अब इसको हम R मान लेते हैं रिजल्टेंट, एंड दिस इज ऑफ A एंड दिस इज ऑफ B। ये आपने A माना हुआ है और ये वेक्टर B माना हुआ है।
अब क्वेश्चन ये आता है कि हम किस तरह से इसका रिजल्टेंट निकालें। तो अगर सपोज आपने बहुत पहले एक थ्योरम पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, दैट इज योर पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर हम ये देखते हैं कि कोई भी राइट ट्राइंगल हो, अगर राइट ट्राइंगल में क्या निकाल सकते हैं कि इट इज योर हाइपोटेनस, इट इज योर परपेंडिकुलर एंड इट इज बेस। तो यहाँ हम ये कहते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब किसी तरह से इस डायग्राम में हम इस तरह से थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लें, थोड़ा अपनी तरफ से ड्रॉ कर लें कि एक राइट ट्रायंगल बन जाए। तो राइट ट्रायंगल कैसे बन सकता है कि अगर हम R से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये क्या बन जाएगा, एक राइट ट्रायंगल। मान लेते हैं कि हमने एक RT एक लाइन को खींचा विच इज परपेंडिकुलर टू PQ। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमें ये तो पता चल गया कि अब ये राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल कौन सा बन जाता है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बना, दैट इज योर PRT। PRT। अब इसमें हाइपोटेनस कौन सा है, अगर आप देखें तो हाइपोटेनस इज योर PR, जिसको आप रिजल्टेंट मान रहे थे। तो अब यहाँ पर PR का मॉड, मॉड मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड, ये हमें हाइपोटेनस बताएगा। अगर हम यहाँ पर देखें RT, तो RT हमारे लिए क्या बता रहा है, RT इज योर परपेंडिकुलर। अब इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। फिर दूसरा अगर आप देखते हैं तो इट इज योर PQ। अब PQ पार्ट में अगर आप देखें, सॉरी इट इज PT, तो PT प्लस अगर हम यहाँ पर कर देते हैं QT, तो ये पोर्शन आपका हो जाता है इट इज PT। और PT क्या है, PT हमें शो कर रहा है बेस। तो अब तीनों चीजें हमारे पास हैं, बेस भी हमारे पास है इट इज PT, परपेंडिकुलर इज RT और हाइपोटेनस इज PR। अब हम इसको यूज कैसे करते हैं, तो इसमें एक आपको और कॉन्सेप्ट बताया गया है, दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कि किसी भी वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, सपोज कोई भी वेक्टर है उसको हम क्या कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, स्पेसिफिक हम क्या कहते हैं, एक हमारा हॉरिजॉन्टल साइड में आ जाता है, जनरली आप इसे x मानते हैं, वैसे आप इसे कुछ भी मान सकते हैं, x y z, और ये हम जनरली y लेते हैं, y एक्सिस लेते हैं। तो अगर सपोज ये b वेक्टर होता, ये एंगल थीटा है, तो ये पर्टिकुलर पार्ट, इतना पार्ट, ये क्या कहलाता, इट इज योर b cos थीटा। और ये पार्ट जिसको आप यहाँ पर कहेंगे, ये पार्ट आपका बोला जाता b sin थीटा। तो यहाँ अगर आप देखें तो PT की वैल्यू आपको टोटल हो जाएगा PQ प्लस QT। अब PQ कितना पार्ट है, इट इज मॉड ऑफ A एंड इट इज B मॉड cos थीटा। मॉड हम इसलिए ले रहे हैं कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर रहे हैं। और अगर आप देखते हैं स्पेसिफिक परपेंडिकुलर RT, तो RT की वैल्यू आपको हो जाता है इट इज B मॉड साइन थीटा। तो चलिए इसको अब हम लगाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम देखते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल वाज ट्रायंगल PRT। अब मैं एक बार यहां पर शो कर देता हूं कि आपका PR क्या है, PR इज योर, इट इज यो भी वेक्टर है, ये हाइपोटेनस हो गया। और अगर हम देखते हैं बेस क्या है, तो बेस है PT, तो PT इज योर बेस एंड RT क्या था आपका परपेंडिकुलर। तो मैं सबका मैग्नीट्यूड ले रहा हूं और मैंने यहां पर एक पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, इन PRT बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब PR की वैल्यू को हमने इसको क्या माना हुआ है, इट इज मॉड ऑफ R। PT हमने क्या अभी निकाला था, PT इट वाज
पी क्यू प्लस क्यू टी, और ये मॉड है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, और इसका हमने लिया है स्क्वायर, एंड इट इज़ आर टी, ये भी हमने क्या लिया हुआ है, स्क्वायर। तो दिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू इज योर ए मॉड प्लस बी मॉड, हम यहाँ पर कह सकते हैं इट इज कॉस थीटा होल स्क्वायर, एंड दिस इज बी मॉड साइन थीटा होल स्क्वायर। अब सिंपल सी आइडेंटिटी को यूज कर देते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि ए मॉड स्क्वायर प्लस बी मॉड स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए मॉड बी मॉड एंड इट इज कॉस थीटा। फिर अगर आप दूसरे सेक्शन में आ जाते हैं तो यहाँ पर आप लिख देते हैं बी मॉड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप देखें इन दोनों टर्म्स में हमारा बी मॉड स्क्वायर कॉमन है, तो हम यहाँ पर इसको कॉमन ले लेते हैं। इट इज़ योर ए मॉड स्क्वायर, इट इज़ बी मॉड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2a मॉड बी मॉड कॉस थीटा। ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो आप यहाँ पर अगर हम अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये हमें सिर्फ आर मॉड बचता है। हमने इसका रूट ले लिया। इट इज़ योर ए मॉड स्क्वायर बी मॉड स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हैज इक्वल्स टू 1 एंड इट इज़ 2 ए मॉड बी मॉड cos थीटा। तो ये एक्सप्रेशन आपके लिए आ गया कि जो हमारा मैग्नीट्यूड है ये आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है मैग्नीट्यूड, कि जो भी हमारी उसका साइज होगा क्वांटिटी का वो इतना हो जाएगा। दूसरा चीज़ आता है वेक्टर है, तो वेक्टर में एक और चीज़ चाहिए हमको, क्योंकि वेक्टर दो ही चीज़ों से मिलकर बना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अब डायरेक्शन आप कहाँ से लेंगे? तो अगर आप देखें, मैं पेजेस टर्न नहीं कर रहा हूँ, जल्दी से मैं एक दूसरा डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो दिस इज़ योर ए वेक्टर, दिस इज़ योर बी वेक्टर, और ये एंगल था थीटा। तो रिजल्टेंट आपको ये मिला था, दिस वाज योर रिजल्टेंट। तो ये एंगल बना आपका रिजल्टेंट से, जिसको आपने मान लिया अल्फा। तो अगर आप यहाँ पर कहें तो ये एंगल किसके बराबर होगा बच्चों? अगर यहाँ देखें, इट इज़ P, इट इज़ Q, इट इज़ T, इट इज़ R। तो अगर यहाँ पर आप कहेंगे डायरेक्शन के लिए, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू RT अपॉन PT। अब tan अल्फा क्या हो जाएगा? RT इज योर, जैसा कि आपको मालूम है, इट इज़ B मॉड साइन थीटा। अभी आप नीचे यहाँ पर आ जाते हैं तो इट इज़ योर A मॉड प्लस B मॉड कॉस थीटा। तो आप सिंपल लिखेंगे कि अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स B मॉड साइन थीटा ओवर A मॉड प्लस B मॉड कॉस थीटा। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है कि ये जो एंगल अल्फा है, एंगल अल्फा इज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ये आप जो भी बना रहे हैं ये किससे बन रहा है, इस चीज़ का बहुत ध्यान देना होता है कि ये वर्टिकल से है या हॉरिजॉन्टल से। मतलब अब हॉरिजॉन्टल पे आपने कौन सा वेक्टर लिया हुआ है? वेक्टर लिया हुआ है आपने ए। इसका मतलब ये रिजल्टेंट ए से एंगल बना रहा है, ए वेक्टर से इतना एंगल बना रहा है। अगर सपोज आपसे पूछा गया कि बी वेक्टर से ये रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बी वेक्टर से कितना एंगल बनेगा, अब बी वेक्टर से एंगल बनने का मतलब क्या हो गया कि हम अगर देखें ये बी वेक्टर था, तो फिर एक टिपिकल हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाता है कि भाई बी वेक्टर ये है और रिजल्टेंट ये है, तो ये एंगल क्या होगा अगर यहाँ पर देखें। तो इसमें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है,
आप अज्यूम कर लीजिए कि बी वेक्टर नीचे है, मतलब हॉरिजॉन्टल पर आप बी वेक्टर ले लीजिए, क्योंकि आपको क्या कहा गया है, आपको कहा गया है कि ए एंड बी आर टू वेक्टर्स इंक्लाइंडेड एन एंगल ऑफ थीटा। आपको कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दिया गया है, आपको यह कहा गया ये दोनों वेक्टर्स इतने एंगल पर हैं, तो अब आप इसको बी मान लीजिए। तो यही अब रिजल्टेंट तो सेम रहेगा, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस एंगल को अगर बीटा मान लें तो ये tan बीटा क्या हो जाएगा। अब आप रिप्लेस कर दीजिए, जो आपका ये फॉर्मूला है इसमें a की जगह b को ले लीजिए और b की जगह a को, तो ये आपका हो जाएगा इट इज़ योर a साइन थीटा, क्योंकि अब परपेंडिकुलर जो होगा वो किसका कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट क्या होगा, इट इज़ योर a साइन थीटा। और नीचे क्या हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर पार्ट में देखेंगे तो b मॉड प्लस a मॉड कॉस थीटा। हो गया ना, बहुत ज़्यादा आसान। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हमें एंगल पर्टिकुलर किस वेक्टर से निकालना है, रिजल्टेंट का a से निकालना है या v से निकालना है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ a और b को इंटरचेंज करना है। तो ये जो एडिशन आया ना बच्चों, अब हम मेन पार्ट पर आते हैं कि अब दूसरा डायगोनल क्या था। दूसरा डायगोनल हम भूले नहीं हैं, दूसरा डायगोनल था QS। तो QS पे बात करेंगे तो QS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब थोड़ा सा एक बात करते हैं, थोड़ा सा ही वीडियो बाकी है, ज़्यादा बचा हुआ वीडियो नहीं है, वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि कोई भी कॉन्सेप्ट आप ऐसा ना हो कि कोई पार्ट आप स्किप कर दें और कॉन्सेप्ट फिर हमारा अधूरा रह जाए। तो अब देखते हैं दूसरा पार्ट हमें क्या बताता है। दूसरे पार्ट पर आ जाते हैं। अब देखिए मैं वही पैरेललोग्राम रख रहा हूं, अब क्या चेंजेस करूंगा ये आप देखिएगा। ये आ गया PQ, इट इज R, इट इज S। अब हमें किस तरह से शो किया गया था, ये वेक्टर था A और ये वेक्टर था B, बीच में एंगल था थीटा, ये एंगल था अगर हम इसको माने ये B, राइट, और ये A। तो ये था B वेक्टर और ये था, थोड़ा सा समझिए बस, यहीं पर आपको समझना है कि हमें क्या करना है। तो ये एंगल था थीटा। अब ये जो PR था, PR क्या बता रहा था, PR वॉज द एडिशन ऑफ A एंड B। अगर आप PR को देख रहे थे तो PR बता रहा था इट वॉज A प्लस B। अब सपोज अगर मैं मानकर चलते हैं मैं या तो A की डायरेक्शन को रिवर्ट कर दूं या B की डायरेक्शन को। मान लीजिए कि मैं अब पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से बना देता हूं कि ये क्या हो गया, इट इज योर A। अब A की डायरेक्शन को बदल दिया है तो ये माइनस A हो गया, और यहां पर जो आपने शो किया हुआ था इट वॉज B, इसको एज सच ऐसे ही रखते हैं, इट इज योर B। तो अगर आप देखें, अब मैं नेम कर रहा हूं P Q एंड इट इज S। तो ये जो QS है ये दूसरा डायगोनल हुआ ना बच्चों। अगर आप देखें पैरेललोग्राम है तो ये दूसरा डायगोनल हो जाता है ना। अब इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो ये रिजल्टेंट है, लेकिन किसका रिजल्टेंट है, दिस, अगर हम इसको लेबल कर लें R डैश, तो R डैश हमें क्या बता रहा है, R डैश इज द रिजल्टेंट ऑफ B प्लस माइनस A, मीन्स इट इज B माइनस A। तो यहां पर ये एडिशन के लिए ही यूज नहीं हुआ है ये पैरेललोग्राम लॉ, ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमने यूज किया हुआ है। अब यहां पर चेंजेस क्या आ गए, अगर आप यहां देखते हैं कि सपोज ये वेक्टर थीटा था, मैं यहां पर एक नेम देता हूं T, यहां पर हमारा जो एंगल था दैट इज RQT, इट वॉज थीटा। तो अगर ये एंगल देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इट इज 180 माइनस थीटा। तो अब जब हम हेड टू टेल मेथड लगाते हैं तो आप यहां पर देखिए, अब डायग्राम नंबर 2 में देखिए, ये डायग्राम नंबर 1 था जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि एंगल कितना हो गया। अब आप हेड टू टेल मेथड देखेंगे तो A और B के बीच में एंगल कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 180 माइनस थीटा।
तो अब ये रिजल्टेंट निकालने के लिए जो आर डैश है आपको क्या करना है, आर डैश जब आप मॉड निकालेंगे तो जैसे यूजुअली फार्मूला था हमारा ए मॉड स्क्वायर प्लस बी मॉड स्क्वायर। अब देखिए ए और बी दोनों नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव हो जाता है। अगर लेकिन जब भी हम यहाँ पर मॉड वैल्यू ले रहे हैं तो हम उस नेगेटिव साइन को सिर्फ डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अभी आपका नेक्स्ट का 2a एंड b, अब आपके पास था cos थीटा, लेकिन अब थीटा क्या हो चुका है, थीटा रिप्लेस हो चुका है बच्चों किस चीज से, 180 माइनस थीटा से। आप देखिए कि अगर मैं इस डायग्राम 2 में SPM एंगल कितना हो जाता है, दिस इज योर cos 180 माइनस थीटा। तो ये आपको क्या मिल जाएगा एक्सप्रेशन आर डैश मॉड का, इट इज a मॉड स्क्वायर, इट इज b मॉड स्क्वायर। अब cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा इज, याद रखिएगा इन चीज को, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज आता है। और अगर आपको कोई भी कहीं कोई प्रॉब्लम आता है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी। तो cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। तो यहां पर आप कहेंगे इट इज 2a मॉड b मॉड। अब ये माइनस हो गया, प्लस की जगह क्या हो गया, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा को आप लिखेंगे माइनस cos थीटा, तो माइनस साइन हमने पहले ले लिया। अब हमारा एक्सप्रेशन ये आ जाता है। तो दिस इज योर a मॉड स्क्वायर b मॉड स्क्वायर 2ab cos थीटा। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है। थोड़ा और ध्यान दीजिए कि वेक्टर है तो वेक्टर का क्या होगा, रिजल्टेंट का कुछ ना कुछ एंगल भी होगा। मान लेते हैं दिस एंगल इज फाई। अब ये एंगल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मान लेते हैं फिर कॉन्सेप्ट वही रहता है कि tan फाई। अब tan फाई निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, यहाँ S से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। अगर आप S से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, मान लीजिए SM आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो SM की वैल्यू क्या हो जाएगी। फिर आ जाते हैं किस चीज पर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बच्चों अगर आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में नहीं पता है तो मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड में समझाया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो ये पार्ट हमारा B क्या हो जाएगा। अगर हम SM को देखें तो दिस SM इज, अब ये देखिए ये एंगल क्या था, दिस एंगल वाज थीटा, तो यहां पर ये हो जाएगा इट इज B मॉड साइन थीटा। अब दूसरा पार्ट कौन सा आप निकालेंगे, अगर इसमें देखते हैं तो MQ, तो MQ क्या हो जाएगा, MQ पार्ट इज PQ माइनस PM। तो PM पार्ट क्या हो जाता है, अब यहां पर देखें PM क्या हो जाएगा, PM इज योर वही रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इट इज cos थीटा। तो आपने यहां क्या कर दिया, यहां आपने लिख दिया A मॉड माइनस B मॉड cos थीटा। तो अब ये tan फाई एंगल आपका क्या बनेगा, tan फाई आपका बनता है इट इज SM अपॉन MQ। तो आप यहां पर आगे लिखेंगे इसी चीज को कि tan फाई इज इक्वल्स टू SM की वैल्यू थी B मॉड साइन थीटा। देखिए सब कुछ एक्सप्रेशन वही रहा, बस यहां पर भी नेगेटिव साइन आ गया। नेगेटिव साइन किस तरह से आ गया, A मॉड माइनस B मॉड cos थीटा। अब इस कॉन्सेप्ट को भी अगर आप लगाएं ना, cos 180 माइनस थीटा का जो पुराना रिजल्ट था हमारा, पुराने रिजल्ट में हमने जो भी tan अल्फा के लिए यहाँ पर थीटा यूज किया था, आप थीटा की जगह 180 माइनस थीटा यूज कर दीजिए, तो आप कहेंगे वहां साइन भी कंपोनेंट आ रहा है, लेकिन साइन हमारा 180 माइनस थीटा पॉजिटिव ही रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन अफेक्टेड नहीं होगा, सिर्फ कॉस वाले कंपोनेंट में नेगेटिव साइन आएगा। तो अगर इन चीजों को आप थोड़ा सा कंसीडर करें कि क्वेश्चन में हमें क्या पार्ट गिवन है, हमें क्या चीज पूछा गया है, तो हम इजीली हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए वेक्टर्स का ये कॉन्सेप्ट हर जगह यूज में आएगा। आप इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्सेस में आ जाइए,
मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स है, फोर्स क्या है, वेक्टर है। तो जिस जगह भी वेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, जहां एडिशन होता है, वहां हम पैरेललोग्राम लॉ को यूज करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।